नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और आज वापस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक गर्मा गर्म मजेदार बहुत अच्छा साइंस का पेपर। देखिए दोस्तों, अपन सॉल्व करते हैं इसको। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? क्या द्रव्य तरंग कहते हैं, क्या संवहन कहते हैं, क्या विकिरण कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं दोस्तों? तो यहां पर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। जैसे कि वायुमंडल है दोस्तों। अब वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल मतलब हवा। पृथ्वी के चारों तरफ जो क्या होता है, हवा होती है, या जो पृथ्वी के चारों तरफ की जो खाली जगह पाई जा रही है उसको वायुमंडल कह रहे हैं। और वायुमंडल में दोस्तों जब प्रकाश की किरणें ऐसे गमन कर रही है, प्रकाश की किरणें क्या कर रही है? गमन कर रही है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? विकिरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? विकिरण कहते हैं। और भी है, आपसे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से आता है? विकिरण विधि से आता है भैया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है दोस्तों। कौन सी विधि से आता है? विकिरण विधि से आता है। विकिरण विधि से आता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है मेरे प्यारे भाइयों? याद रखनी है। जैसे कि आप देखिए, जो विकिरण होते हैं ना, उसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है वो बिना किसी माध्यम के, अब आप देखेंगे दोस्तों, सूरज कहां पर है? क्या सूरज के पृथ्वी के टच हुआ है? क्या चिपका हुआ है? क्या नहीं। करोड़ों किलोमीटर दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है दोस्तों। और आप देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत वायुमंडल पाया जा रहा है ना, ये तो केवल पृथ्वी के चारों तरफ पाया जा रहा है। और जो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच का जो करोड़ों किलोमीटर की जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, उस दूरी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है दोस्तों। फिर भी आप देखेंगे प्रकाश आसानी से पृथ्वी पर आ जाता है। किस रूप में आता है? विकिरणों के रूप में आता है दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको? विकिरणों के द्वारा ऊर्जा बिना किसी माध्यम के ही एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि दोस्तों आप देखेंगे द्रव्य तरंगे क्या होती है। यहां पर आप देखेंगे द्रव्य तरंगे क्या है, क्योंकि आना तो सब कुछ ही चाहिए ना हमें, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है मेरे प्यारे भाइयों। इधर देखिए आप, द्रव्य तरंगे। यहां पर आप देखिए कोई द्रव्य है। अब आप बोलेंगे द्रव्य मतलब क्या हो गया? कोई पदार्थ हो गया। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। एक होता है द्रव। द्रव मतलब होता है तरल, पानी जैसा, लिक्विड, उसको द्रव कहते हैं। और एक होता है द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो भैया जब द्रव्य या कोई पदार्थ स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है ना दोस्तों, तो उसके कण के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? उसे कण के समान माना जाता है। और जब कोई द्रव्य गतिशील अवस्था में होता है, जब कोई द्रव्य गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है, तो भैया उसे क्या मानेंगे अपन? तरंग के समान मानेंगे। अब भैया मुझे जरा एक बात बताओ, गतिशील अवस्था में कौन है? कोई द्रव्य है, तो तरंग का नाम भी क्या हो गया? द्रव्य तरंग हो गया। तो समझ में आ गया बात आपको? इसको अपन डे ब्रोगली तरंग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? दे ब्रोगली तरंग के नाम से भी जानते हैं इसको। आई बात आपको समझ में? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यानी कि क्या बताया गया? जैसे बॉल है मेरे पास, ये एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक बॉल है। जब तक स्थिर है, जब तक कण के समान होगी, और जैसे ही बॉल को फेंका, गतिशील अवस्था में आ गई तो वो तरंग के समान व्यवहार करेगी।
अब भैया कैसी तरंग बोलेंगे? द्रव्य तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंग कहेंगे। तो ये भैया ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। ये संवहन क्या होता है? संवहन मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर आप देखिए, संवहन का मतलब होता है कि आप समझिए, जैसे कि मैं बोलूं कोई तरल पदार्थ है मेरे पास, कोई तरल पदार्थ है और इस तरल पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। इस तरल पदार्थ में बहुत सारे क्या है? परमाणु या अणु हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये परमाणु आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। ये परमाणु आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं दोस्तों। आपस में ये परमाणु क्या हो रहे हैं दोस्तों? टकरा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एरो का निशान बनाने का मतलब है कि परमाणु आपस में टकरा रहे हैं दोस्तों। और जब ये परमाणु टकराते हैं तो इन परमाणुओं के द्वारा जो ऊष्मा है ना दोस्तों, ऊष्मा है ना, वो इन परमाणुओं के टकराने से एक छोर से दूसरे छोर पर चली जाती है। इसे भैया संवहन की प्रक्रिया बोलते हैं। संवहन की प्रक्रिया ठोस में कम होती है, ठोस में कम होता है संवहन, ठोस में कम होता है भैया, ठोस में कम होगा, जबकि द्रव के अंदर, द्रव मतलब वही लिक्विड में संवहन अधिक होता है, संवहन अधिक होता है। भैया रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। जो द्रव है या जो कोई तरल पदार्थ है उसमें बहुत सारे अणु या परमाणु पाए जा रहे हैं और ये अणु या परमाणु आपस में टकराते हैं और टकराकर ऊष्मा को स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं? संवहन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसे संवहन कहते हैं। तो भैया वायुमंडल में या अंतरिक्ष में तो जो क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरणें उन्हें विकिरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे काम में ली जाती है भैया? क्या टीवी के रिमोट में रेडियो तरंगे काम में ली जाती है क्या? नहीं भैया। जो रेडियो तरंगे हैं ना, जो रेडियो तरंगे होती है दोस्तों, तरंगे होती है, यह अपन कह सकते हैं, ये जो रेडियो तरंगे हैं दोस्तों, एक सेकेंड, जो रेडियो तरंग है दोस्तों, रेडियो तरंग दोस्तों, जो रेडियो तरंगे हैं ये तो किसमें काम में आती है? एफएम के अंदर। किसमें? एफएम के अंदर, रेडियो में, एफएम में, रेडियो में। वॉकी टॉकी होते हैं भैया, हमारे जो पुलिस वाले भाई होते हैं उनके पास नहीं होते, वॉकी टॉकी पे बताते रहते हैं कि यहां पर आ जाइए जल्दी, है ना। तो वॉकी टॉकी हो गया, वॉकी टॉकी हो गया। इनके अंदर कौन सी तरंगे काम में ली जाती है भैया? इनके अंदर रेडियो तरंगे काम में ली जाती है। जबकि आप देख सकते हैं अवरक्त तरंगों को किस नाम से जाना जाता है भैया? इंफ्रारेड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रारेड तरंगे भी बोल सकते हैं और भैया तरंगे कहते हैं। और ये जो इंफ्रारेड तरंगे हैं ये टीवी रिमोट में काम में आती है। क्या होती है? ये टीवी रिमोट में काम में आती है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो गया? अवरक्त तरंगे हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आपने सुना होगा माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे भी इन्हें कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। और भैया इनको सूक्ष्म तरंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है, इनकी तरंग दैर्ध्य, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। जबकि इनकी ऊर्जा क्या होती है भैया? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और इसका जो उपयोग हो गया ना दोस्तों, वो माइक्रोवेव में किया जाता है। किस में किया जाता है? माइक्रोवेव में किया जाता है। भोजन पकाने में कर सकते हैं, भोजन पकाने में कर सकते हैं। ये वाली बात आपको आनी चाहिए दोस्तों। जो पराबैंगनी जो तरंगे हैं ना, ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, प्रकाश में पाई जाती है। और ये हमारे लिए क्या होती है? हमारे लिए हानिकारक होती है। हमारे लिए क्या होती है दोस्तों?
हानिकारक होती है दोस्तों। जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन गैस की परत पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, ओजोन गैस की जो परत पाई जा रही है वो इन विकिरणों से हमें बचाती है, हमें क्या देती है दोस्तों, सुरक्षा देती है। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए कि भैया टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे पाई जाती है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगर चैनल पर नए हो मेरे प्यारे भाइयों तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है। बदले में मैं भी आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे थैंक्स कहूंगा। यहां पर आप देखिए दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, मैं आपको ना याद करवाता हूं, समझो, बिल्कुल सरल तरीका है भैया। जो घर के अंदर कभी किसी के, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, गॉड ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। कभी कभी देखा होगा गलती से अगर बिजली के हमारा हाथ लग गया दोस्तों, बिजली के कभी अगर हमारा हाथ लग गया तो आप देखेंगे कि इंसान, जैसे अभी दीवार को छूते हिलने लग जाते हैं, करंट लगने वाले लोग हिलने लग जाते हैं। क्यों हिल रहे हैं भैया, हैं? करंट लगते क्या डांस करने लग गए क्या, हा हा आजा हा हा? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा भैया। दरअसल जो बिजली है ना दोस्तों वो एसी करंट है। घरों में कौन सा करंट होता है, हमारे घरों में एसी करंट होता है, एसी करंट होता है दोस्तों। और ये करंट लगातार कंपन करता रहता है, ये करंट लगातार क्या करता रहता है, कंपन करता रहता है, दिशा बदलता रहता है, दिशा बदलता रहता है, दिशा बदलता रहता है। इसलिए भैया इस, और कितने बदलता है ये, 50 बार। कितनी होती है इसकी आवृत्ति, 50 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सेकंड के अंदर ही, एक सेकंड के अंदर ही 50 कंपन हो जाते हैं एसी करंट के। इसलिए एसी करंट के जब भी टच होता है तो लोग हिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो कंपन की वजह से बॉडी ऐसी हो जाती है दोस्तों। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों जो डिस्ट धारा होती है ना, डिस्ट जो धारा है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई कंपन नहीं होता है दोस्तों, कोई दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसकी आवृत्ति कितनी रहती है, 0 हर्ट्ज रहती है दोस्तों। कितनी रहती है, 0 हर्ट्ज रहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन यहां पर। हाँ भैया, ये दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है, ये किससे प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है सेल से, बैटरी से, सेल से, बैटरी से, दिष्ट धारा जनित्र से, दिष्ट धारा जनित्र से। और दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका शॉर्ट नाम क्या है, डीसी करंट। क्या है, डीसी करंट, ये ध्यान रखना। इसी तरह से भैया एसी करंट का पूरा नाम क्या हो गया, एसी करंट का पूरा नाम क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यावर्ती, जो लगातार क्या हो रही है, जिसकी दिशा क्या हो रही है, एक सेकंड में 50 बार बदल रही है, उसे ही प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। और ये किससे प्राप्त होती है भैया, ये प्राप्त होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से यह प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो जनरेटर होता है उससे ये प्राप्त होती है। और भैया ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद कर लेनी है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण, भैया ऑक्सीजन की कमी के कारण रोग नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण तो सफाया हो जाता है जीव का, मरी जाता है, तो ये तो होगा नहीं भैया। और जिंक होगा इसका सही उत्तर। क्या करना है आपको, खैरा रोग किसकी कमी से होता है, धान मतलब क्या होता है, गेहूं या चावल। और गेहूं या चावल के अंदर दोस्तों जो खैरा रोग है, खैरा रोग वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से यह होता है। अगला प्रश्न आप देखिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस तापमान पर समान होते हैं। यहां पर मैं ना 2 प्रश्न बताऊंगा, बहुत ज्यादा काम के, हो सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि क्या पता आपकी परीक्षा में आ ही जाए उन 2 में से एक प्रश्न। तो देखिए ध्यानपूर्वक, परीक्षा में आपके प्रश्न क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, डिग्री सेल 40
डिग्री सेल्सियस तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में एक सेकेंड 40 डिग्री सेल्सियस तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा भैया? ऑप्शन के अंदर जैसे मैं बोल दूं यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन को अभी अपन छोड़ देते हैं, ये प्रश्न आ सकता है एक तो, आई बात आपको समझ में। और दूसरा प्रश्न तो यहां पर दे रखा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान हो जाते हैं, आई बात आपको समझ में। तो यहां पर जरा आप देखिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलना है, जैसे प्रश्न क्या आएगा एग्जाम के अंदर कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान 50 डिग्री कुछ भी आ जाएगा वहां पे लिखा हुआ, जैसे वहां पे लिखा हुआ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा दोस्तों? यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्या आएगा परीक्षा के अंदर? परीक्षा में ऐसा आएगा दोस्तों कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये तापमान का अलग पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है, ये अलग पैमाना, ये फ़ारेनहाइट पैमाना है। या ऐसा भी आ सकता है कि 60 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा, 60 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 150 फ़ारेनहाइट, जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद आपका उत्तर होगा ना, वही सही आपका उत्तर कहलाएगा दोस्तों। जैसे यहां पर आप देखिए एक फॉर्मूला होता है भैया कि भैया डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे अपन, डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5 प्लस 32, कितना हो गया दोस्तों? 32 हो गया। अब यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में आप देखिए ध्यानपूर्वक, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है अपने यहां पर 40 डिग्री दिया हुआ है भैया, कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 9/5 दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है यहां पर? 9/5 यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं बदल देता हूं यहां पर, डिग्री सेल्सियस इनटू, ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री दिया हुआ है यहां पर, आई बात आपको समझ। इनटू में यहां पर आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 9/5 यहां है तो यहां भी आ गया 9/5 प्लस कितना आ गया? 32 आ गया दोस्तों। अब मैं जरा देख लेता हूं एक सेकंड, यहां पर आप देख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 हो गया दोस्तों, 8 नाम 72 हो गया दोस्तों। कितना हो गया यहां पर? 72 हो गया दोस्तों और 32 हो गया दोस्तों। 72 डिग्री और कितना हो गया यहां पर? 32 हो गया दोस्तों। या डिग्री को यहां पर हटा दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 72 और 32 कितना होगा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 104 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। कितना होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यह हमारा सही उत्तर हो गया। आगे बात आपको समझ में कि 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहां पर कोई सा भी मान हो जाता, 50 डिग्री सेल्सियस को भी आप आराम से कन्वर्ट कर लेते। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहां पर अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, यहां पर आप देखिए एक सेकेंड, यहां पर बोल रहा है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान होते हैं? कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों? समान हो जाता है। तो दोस्तों वो ताप कौन सा है? 40 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस है। आई बात आपको समझ में? कैसे? जरा यहां पर ये भी देखिए, चेक करके देख लेते हैं जरा एक बार। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, आप एक सेकंड देखिए, यहां पर आप देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर यहां पर हो गया -40 इंटू 9/5, -40 मान रहा हूं ना मैं, -40 डिग्री हो गया दोस्तों। यहां पर 9/5 हो गया, प्लस कितना हो गया? 32 हो गया दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 अट्ठे क्या हो गया दोस्त, मतलब 5 अट्ठे यहां पर हो गया 40, माइनस का 8 आ गया दोस्तों, 9 हो गया, इंटू में प्लस 32 है। और दोस्तों यहां पर क्या आ गया? यहां पर क्या आ गया आप देख सकते हैं 8 नाम 72 आ गया, तो माइनस का क्या आ गया दोस्तों? यहां पर 72 आ गया दोस्तों। और यहां पर
32 आ गया। अब कौन सी संख्या के आगे माइनस लिखा हुआ है? बड़ी संख्या के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो इस बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे दोस्तों। तो जब अपन -72 में से 32 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो क्या रह जाएगा यहां पर? -40 रह जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाएगा। तो आपने क्या देखा कि भैया 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी कितना ही प्राप्त होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही प्राप्त होता है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान होता है? -40 पर समान होता है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। पेस मेकर किससे संबंधित है? क्या मस्तिष्क से संबंधित है क्या? नहीं भैया। अगर परीक्षा में आ जाता ना कि ईसी कौन सा आ जाता है यहां पर? ईईजी किससे संबंधित है? ईईजी। तो ईईजी में आप लिख देते, या एमआरआई किससे संबंधित है? तो यहां पर आप याद कर लेते ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ये ईईजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको याद करनी चाहिए। इलेक्ट्रो का ई हो गया, एन का भी ई हो गया, और ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रो का ई हो गया, एनसिफेलो का ई हो गया, और ग्राफी का जी हो गया दोस्तों। तो यहां पर ये हो गया ना, ई जी। आई बात आपको समझ में? ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, इसी प्रकार से एक एमआरआई होता है दोस्तों। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दोस्तों। यहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है ब्रेन के ऊपर, और उस मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन की इमेज कंप्यूटर में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के अंदर जो मस्तिष्क से जो विद्युतीय संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उनको कैच कर मस्तिष्क में कोई रोग होता है तो उसका पता लगा लिया जाता है। भैया पेस मेकर हृदय से संबंधित है। क्या है यह? पेस मेकर हृदय से संबंधित है। आपको पता है कि मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन होता है। यहां पर क्या होता है? मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। ये मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन क्या है आप समझिए। मेरा यह हाथ जो अभी काम कर रहा है ना, लिख रहा हूं मैं इससे, ठीक है, मैं बोल रहा हूं अपने मुंह के द्वारा, ये सब कुछ मेरी सोच से नियंत्रित हो रहा है दोस्तों। हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया को हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है दोस्तों, लेकिन हमारा हार्ट की मसल एकमात्र ऐसी मसल है जिसको हमारा मस्तिष्क नियंत्रित नहीं करता है। जो हमारे हार्ट के अंदर किस प्रकार से संकुचन होगा, किस प्रकार से हार्ट फैलेगा, किस प्रकार से हार्ट ब्लड को पंप करेगा दोस्तों, इस चीज के जो सिग्नल है ना, वो मस्तिष्क से हार्ट में नहीं जाते, बल्कि अपने आप हार्ट की मांसपेशियों में ही उत्पन्न होते रहते हैं। और हार्ट के अंदर दोस्तों दो बिंदु होते हैं। हार्ट में क्या होते हैं? दो बिंदु होते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं एस ए नोड और एवी नोड कहते हैं दोस्तों, या इसको शॉर्ट में SAN भी कहते हैं दोस्तों, या AVN इसका दूसरा नाम है। दो बिंदु होते हैं हार्ट के अंदर। ये दोनों बिंदु क्या करते हैं दोस्तों? ये दोनों के दोनों बिंदु हार्ट में होते हैं, हार्ट की सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं, मतलब उसकी हार्ट की मांसपेशियों में दो बिंदु पाए जाते हैं हमारे। और यही बिंदु क्या होते रहते हैं? हृदय के संकुचन के लिए सिग्नल उत्पन्न करते रहते हैं दोस्तों। क्या उत्पन्न करते रहते हैं? सिग्नल उत्पन्न करते हैं। मतलब ब्रेन से कोई रिलेशन ही नहीं है हार्ट का। हार्ट को किस तरह से संकुचित होना है, इसके सिग्नल मस्तिष्क नहीं भेज रहा हार्ट के पास। हार्ट के अंदर दो पॉइंट पाए जा रहे हैं, वो खुद ही वो संकेत बना रहे हैं, और लगातार हार्ट क्या करता रहता है? धड़कता रहता है,
और ब्लड को पंप करता रहता है। किसी किसी के क्या होते हैं दोस्तों, ये जब नोड ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं तो वहां पर एक कृत्रिम नोड लगा दिए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं। और ये पेस मेकर लगातार हार्ट की मसल को संकेत देता रहता है ताकि हार्ट लगातार नॉर्मल रूप से संकुचित हो सके और हृदय में रक्त को क्या कर सके, पंप कर सके। ठीक है दोस्तों, कान के अंदर आप देखते हैं कई लोग कम सुनाते हैं ना, जैसे कि आपने वो देखी होगी एक वो शक्ति कपूर वाली मूवी राज, उसके अंदर एक वो होता है ना गोविंदा वाली मूवी राजा बाबू, और इसमें आपने देखा होगा शक्ति कपूर होता है, कान के अंदर वो राजा बाबू आ गए हैं और कान में वो सुनने वाली मशीन लगा के घूमता रहता है। आई बात आप उसमें, कान के अंदर कान से क्या संबंधित है, कौन सी मशीन संबंधित है, सुनने वाली मशीन, जिसको हियरिंग एड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हियरिंग एड के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भैया गुर्दा अगर किसी का खराब हो जाए, गुर्दा मतलब क्या है, किडनी होता है, किडनी होता है। और भैया अगर किसी किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब क्या है कि एक ऐसी मशीन होती है जिससे रोगी का जब गुर्दा या किडनी खराब हो जाती है ना, किडनी क्या करती है, किडनी काम करती है हमारे ब्लड को छानने का काम करती है, फिल्टर करती है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ब्लड में लगातार गंदगी और अशुद्धियां बढ़ती रहेगी। और जब ब्लड ही तो मेन है हमारे शरीर में, जब ब्लड के अंदर गंदगी और अशुद्धियां बढ़ जाएगी तो एंड में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो भैया किसी की अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या करेंगे, नकली किडनी होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। वहां पर रोगी को लेटा दिया जाता है और उसके शरीर को इस डायलिसिस मशीन से जोड़ दिया जाता है। रोगी का रक्त निकलकर इस मशीन में जाता रहता है। ये मशीन उस ब्लड को फिल्टर करके वापस रोगी के शरीर में भेजती रहती है। ठीक है, जब तक रोगी को एक नई किडनी नहीं मिलती है, कोई उसको डोनेट नहीं कर देता, जब तक उसको किस पर रहना पड़ता है, डायलिसिस पर रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। यहां पर देखो भैया, आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो भैया जो रक्त समूह है, देखो कितने नाम है इसके, रक्त समूह हो गया, रुधिर समूह भी बोल सकते हैं, रुधिर समूह भी बोल सकते हैं, या भैया ब्लड ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। आई बात आपको समझ में। अब सबसे पहले इसके बारे में किसने पता लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह के बारे में सबसे पहले बताया था कि मनुष्यों में सबसे पहले क्या होता था, जैसे क्या होता था, किसी का भी रक्त किसी को चढ़ा दिया, जैसे कोई राजेश नाम का बंदा है, उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई। ठीक है, अब पहले क्या करते थे लोग, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते थे आज के 200-250 साल पहले। किसी का भी रक्त निकाला और उसको राजेश के चढ़ा दिया, पता चला भैया राजेश तो थोड़ी देर बाद मर गया। अब उन्होंने बोला यार क्यों मर गया, क्या हो गया, बाद में पता चला कि राजेश का ब्लड ग्रुप कुछ और था और जिससे ब्लड लिया गया था चढ़ाने के लिए उसका ब्लड ग्रुप कुछ और था। तो यहां पर सर्वप्रथम रक्त समूह के बारे में किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। और क्या बताया, इन्होंने बताया कि आरबीसी की सतह पर जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, इसकी सतह पर एंटीजन होते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन के कण होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, और ये एंटीजन कौन से होते हैं, ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। जिसकी ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एंटीजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा दोस्तों। जिसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा भैया। जिसकी आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और जिसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप समझिए, ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है। बाद में साइंटिस्टों ने क्या देखा कि आरबीसी की सतह पर जो प्रोटीन के कण चिपके हुए थे ना, जैसे अगर ए कण चिपके हुए हैं तो ब्लड ग्रुप ए हो गया बंदे का।
अगर किसी के आरबीसी पर बी कण चिपका हुआ है प्रोटीन का तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, दोनों ही कण एक साथ मौजूद है तो ए बी हो गया, और कोई भी प्रोटीन का कण या एंटीजन मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। बाद में क्या देखा गया कि एक तीसरे प्रकार का कण और होता है जिसे आर एच एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर एच एंटीजन कहते हैं। और इस आर एच एंटीजन की जो खोज है ना मकाका रीसस बंदर में की थी। किसमें की थी? मकाका रीसस बंदर में वीनर ने की थी। किसने की थी भैया? वीनर ने की थी। वीनर और लैंडस्टीनर ने की थी। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब जिसके अंदर RH एंटीजन मौजूद होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें RH कारक नहीं पाया जाएगा आरबीसी की सतह पर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। दोस्तों अब आपको पता है जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, O नेगेटिव वाला, ये किसी को भी रक्त दे सकता है, ये सार्वत्रिक दाता है। और आपको पता है जो AB पॉजिटिव है ये किसी से भी रक्त ले सकता है। दोस्तों ये क्या है? ये सार्वत्रिक ग्राही है। क्या है? सार्वत्रिक ग्राही है। तो यहां पर क्या बताया गया है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब किसी का भी रक्त ले सकता है, AB पॉजिटिव को कहा जाता है। और अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए तो आपके कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है तो ओ पर टिक कर देना। और अगर O में भी ऑप्शन दे रखा हो कि O पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? O नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध किसे कहा जाएगा? सबसे पहली बात तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं भैया? जैसे समझिए धातुओं का एक गुण है, ये धातुओं का क्या है? गुण है। और ये कैसा गुण है? ये विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को ही क्या बोलते हैं? किसी धातु में विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कोई विद्युत धारा आप किसी धातु में प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन ठीक से प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उस धातु का प्रतिरोध ज्यादा है। अगर किसी धातु का प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि यहां पर एक प्रश्न आया है कि 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां पे क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध है ना वो R1 है पहला प्रतिरोध, और दूसरा प्रतिरोध जस्ट इसके बाद में जोड़ दिया, तो ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं अपन? श्रेणी क्रम बोलते हैं। यहां पर R1 का मान कितना दिया हुआ है? 2 प्रतिरोध है भैया। ठीक है, 3 ओम के 2 प्रतिरोध है। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध कितने का हो गया? 3 ओम का हो गया। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रतिरोध भी कितने का हो गया भैया? ये R2 कितने का हो गया? 3 ओम का हो गया। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं श्रेणी क्रम में? बिल्कुल सरल है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 हो गया, और क्या हो गया यहां पर? 3 प्लस 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया बराबर हो गया 6 ओम हो गया दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा? 6 ओम होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दर्पण है ना 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा जो दर्पण होता है ना जिसमें हम हमारा सुबह सुबह तैयार होते हैं तो कांच के सामने खड़े हो गए, ये हीरो बनते हैं, बाल सेट करते हैं, वो वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है भैया? समतल दर्पण होता है। एक दर्पण होता है जो हमारे तो ज्यादा काम का नहीं होता लेकिन हेडलाइट या लैब वगैरह में उसे काम में लेते हैं, वो होता है दोस्तों अवतल दर्पण। कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ अंदर की ओर दबी हुई होती है,
तो दर्पण किसे कहते हैं? ऐसी चमकदार सतह जिस पर गिरने वाले प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो जाता है, ऐसी सतह को दर्पण के नाम से जाना जाता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है आप समझिए, जैसे सूर्य का प्रकाश आया और वो इस दीवार से टकराया या बोर्ड से टकराया, वो टकराकर वापस आपकी तरफ चले गया, मतलब आपकी तरफ से कोई प्रकाश आया, दीवार से टकराया और दीवार से टकराकर दीवार में नहीं घुस रहा प्रकाश, वापस दीवार से टकराकर आपकी तरफ आ गया। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आया, ठीक है, और किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से आया था, तो इसे प्रकाश का क्या बोल रहे हैं? परावर्तन कह रहे हैं भैया। और जब कोई सतह चमकीली हो, वो अंदर की तरफ दबी हुई है, उसका परावर्तन करने वाला पृष्ठ कैसा है? अंदर की ओर दबा हुआ है दोस्तों, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जब किसी भैया दर्पण का परावर्तन करने वाला पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जो समतल दर्पण द्वारा होता है या जो उत्तल दर्पण द्वारा होता है, यहां पर आप देखिए, जैसे मैं बताता हूं सबसे पहले कि दोस्तों जो अवतल दर्पण द्वारा होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? वो बनता है वास्तविक उल्टा, ठीक है दोस्तों। और कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा भी बन सकता है, काल्पनिक सीधा भी बन सकता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो उत्तल दर्पण होगा दोस्तों, उसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार से समतल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भैया काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। अगर परीक्षा में आ जाए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दो तरह के बनते हैं, वास्तविक और उल्टा भी बन सकता है और काल्पनिक या सीधा भी बन सकता है। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक व सीधा बनेगा भैया। कैसा बनेगा? काल्पनिक व सीधा ही बनेगा। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका, अगर हमारे घर में जो दर्पण लग रहे हैं ना, कांच लग रहे हैं जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, समतल होते हैं, उसके सामने खड़े हो जाओ, क्या हमारी फोटो क्या उल्टी हो जाती है? कि उसमें नहीं, सीधे दिखते हैं हम। जो हमारा दिख रहा है ना उस कांच में, वो क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब है। तो सीधी सी बात है कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है वो? काल्पनिक प्रतिबिंब है दोस्तों। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? पित्त रस का क्या कार्य होता है? पाचन करना, श्वसन करना, रक्त साफ करने में सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं? आपने भोजन के पाचन के बारे में सुना होगा, छोटी क्लासों में तो पढ़ा ही होगा, भोजन का पाचन। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या क्या खाते हैं? हम ना वसा खाते हैं। वसा का मतलब क्या होता है भैया? इंग्लिश में लिपिड बोलेंगे। और उदाहरण क्या हो गया इसका? घी और तेल हो गया। क्या हो गया? घी और तेल हो गया। क्या हो गया? घी और तेल हो गया। यहां तक आगे बात आपको समझ में? अब यहां पर आप देखिए, हमने इसको खा लिया, ये जो लिपिड है ना, ये हमारी कहां आ गया दोस्तों? ये हमारी आ गया छोटी आंत में। कहां आ गया? छोटी आंत्र में आ गया। ये लिपिड कहां आ गया? ये वसा क्या आ गया? छोटी आंत में गया। लेकिन आपको पता है जो हम घी, तेल या वसा खाते हैं ना, वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। आपको पता है हमारे अंदर जो यकृत होता है, वो यकृत पित्त रस बनाता है। क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। ये जो पित्त रस है ना, ये क्षार होता है। क्या होता है? ये क्षार होता है। और ये पित्त रस संग्रहित कहां होता रहता है? संग्रहित यह होता है पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय के अंदर यह होता रहता है। अब आपको पता है पित्ताशय से जो ये पित्त रस है ना दोस्तों, ये पित्ताशय से जो क्या है, ये पित्त रस है। ये क्या है? पित्त जो रस है, ये आता है छोटी आंत में।
और जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उनको किस में बदल देता है? ये छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे क्या बोलते हैं? वसा का पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वसा का क्या बोलते हैं? जिसे वसा का पाइसीकरण कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं भैया। अब क्या होता है, इन वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं को, ये जो छोटी छोटी गोलिका है ना वसा, इसको क्या करता है? जो लाइपेज एंजाइम है, आंत में एक एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, ये इसको पाचन कर देता है और पाचन करके बदल देता है वसीय अम्ल और ग्लीसरोल में। किस में बदल देता है? वसीय अम्ल और ग्लीसरोल में बदल देता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया पित्तरस का कार्य क्या है समझो। हम भोजन खाते हैं, उसका पाचन होता है और भोजन में हम घी खाते हैं, जैसे घी तेल, मतलब जिसको वसा कहते हैं विज्ञान की भाषा में। वसा हम खाते हैं, हमने उसको खा लिया, ये घी कहां पहुंच गया? ये वसा कहां पहुंच गया? हमारी छोटी आंत में पहुंच गया। छोटी आंत में ये वसा है ना बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में, बूंदों के रूप में। हमारे अंदर एक यकृत होता है, यकृत एक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की यकृत ग्रंथि है। इसमें पित्तरस बनता है। पित्तरस क्या है? एक क्षारीय द्रव है। ठीक है दोस्तों, ये पित्तरस कहां इकट्ठा होता रहता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। ये पित्तरस कहां आता है? सीधा पाइपलाइन से होता हुआ, एक नली से होता हुआ आता है सीधा छोटी आंत में, और इस वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं पे अटैक करता है और इसको तोड़ देता है छोटी छोटी गोलिकाओं में, बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है, जिसे वसा का पाइसीकरण कहते हैं दोस्तों। इन छोटी छोटी बूंदों पर फिर कौन नंबर लेता है इनका? फिर इन वसा की छोटी छोटी बूंदों पर जो लाइपेज एंजाइम है वो अपनी क्रिया करता है, तो ये वसा और ज्यादा टूट जाता है, पच जाता है और ये बदल जाता है वसीय अम्ल और ग्लीसरोल में, और ये शरीर में क्या हो जाता है? फिर अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर में अवशोषित हो जाता है। तो भैया पित्तरस का कार्य क्या होता है? पाचन करने में सहायता करना। अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि पित्तरस का कार्य क्या है, अगर ऑप्शन में ये आ जाता ना कि वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना, तो वो भी सही होता, या आ जाता वसा का पाइसीकरण करना, तो वो भी सही है। लेकिन ऐसा कुछ विशेष दे नहीं रखा है, सिंपल सा दे रखा है पाचन करना, तो भैया पाचन में सहायक है ये। ठीक है, रक्त को साफ कौन करता है? किडनी करती है भैया। कौन करती है? किडनी करती है। किडनी फिल्टर करती है रक्त को। क्या करती है? किडनी फिल्टर करती है। श्वसन में तो कौन सहायता करते हैं? फेफड़े। फेफड़े याद रख लेना, रक्त हो गया और भैया हीमोग्लोबिन, ये चीजें आपको आनी चाहिए और मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है भैया? अब समझिए आप ध्यानपूर्वक, यह है हमारा हॉकिंस का बहुत अच्छा कंपनी वाला प्रेशर कुकर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको गर्म कर रहा हूं मैं। इसमें मैं बना रहा हूं बढ़िया मटर वटर डाल के नमकीन चावल बना देता हूं, चलो आपके लिए। हाँ, ये चावल बन रहा है भैया, पानी भी भरा हुआ है थोड़ा इसमें। पानी को तो अपन लाल क्यों, नीला ही कर देते हैं। ये इसमें पानी भरा हुआ है नमकीन चावल के साथ में। अब जैसे ही अपन गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे दोस्तों, इसकी वाष्प बन रही है पानी की, लेकिन ये वाष्प बेचारी बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि कुकर पे तो अपन ने ढक्कन लगा रखा है, बंद कर रखा है। ये वाष्प बेचारी ऊपर टकराती है और वापस कहां आ जाती है? नीचे आ जाती है। कुकर के अंदर वाष्प दाब अधिक हो गया, गर्म करने पर कुकर बंद होने के कारण कुकर में क्या हो जाता है? कुकर में वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब वाष्प दाब बढ़ जाता है ना भैया, तो फिर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना, ज्यादा उबलने लग जाता है पानी।
ज्यादा उबलने लग जाता है बंद कुकर में अधिक दाब पर, जिसके कारण चीजें आसानी से पक जाती है। तो सही उत्तर क्या है? उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ज्यादा हो जाना। ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? पित्त कहां जमा होता रहता है? अभी आपको बताया ना मैंने, पित्त कहां बनता है? यकृत में बनता है। यकृत में तो बनता है, जबकि जमा कहां होता है, स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में होता है भैया। प्लीहा क्या होता है? एक अंग है भैया, आरबीसी का कब्रिस्तान है ये, कब्रिस्तान कब्रिस्तान होता है। आपको पता है हमारे अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक है दोस्तों, जिसको रेड ब्लड सेल या आरबीसी भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ये बनती कहां पर है दोस्तों? ये बनती तो है, बनती है हड्डियों के अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अस्थि मज्जा में। हड्डियां खोखली होती है, हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। और अस्थि मज्जा में ऐसी कोशिकाएं होती है जो लगातार आरबीसी बनाती रहती है। लेकिन जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है, आपको पता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। 120 दिन बाद जब आरबीसी मरने लगती है तो आरबीसी कहां जाकर नष्ट होती है? प्लीहा में होती है। इसलिए इसे आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं। गुर्दा मतलब क्या होता है भैया? किडनी। अभी बताया ना आपको, मूत्र निर्माण करती है, ये मूत्र निर्माण करती है। कैसे करती है मूत्र का निर्माण? रक्त को फिल्टर करके, रक्त को फिल्टर करके, फिल्टर करके। जो भी फिल्टर करने के बाद जो अशुद्धियां हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह मिलाकर मूत्र का निर्माण करके उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तांबे का गलनांक कितना होता है? तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये तो रटने की बात है। 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। 1085 डिग्री सेल्सियस मतलब तांबे का गलनांक कितना होता है? 1085 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगला क्या है? रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अब आप देखेंगे यहां पे रिवॉल्वर, जैसे कहीं होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं, कोट के अंदर छुपा के रखते हैं हीरो सुनील शेट्टी, अंजले यू निकालता है फिर, ठीक है, बंदूक कोट के अंदर से, ठीक है। तो कोट से याद कर लेना सैमुअल कोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था, ठीक है। ये जबकि बर्गमैन, जॉन, ये इतने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो आप याद कर लेना रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप, एक एम द्रव्यमान की गेंद v वेग से दीवार पर सीधी टकराकर रुक जाती है, संवेग में परिवर्तन का परिणाम कितना होगा? भैया आपने सुना होगा संवेग। संवेग क्या होता है? कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान और उसका जो वेग का जो गुणनफल है ना, वो संवेग होता है। तो P इजिकल टू क्या होता है? mv होता है भैया। तो सही उत्तर क्या होगा? mv हो गया। देखो मेरी बात सुनो आप, संवेग मतलब जैसे मेरी बात सुनो, ये जैसे कि मेरे हाथ में कोई बॉल है, बॉल है। अब बताइए बॉल में कुछ भार है या नहीं है? भार, द्रव्यमान है कुछ इसका, उसको m बोलते हैं अपन। इस बॉल के भार को क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। अब मैंने इसको सामने की तरफ फेंका तो m तो इसमें खुद में था ही, और फेंकने पर इसमें एक वेग भी उत्पन्न हो गया। तो m तो इसका था ही, तो m लिख दिया मैंने यहां पर। फेंकने पर v और उत्पन्न हो गया, तो m इंटू v हो गया दोस्तों। और उस दौरान बॉल में क्या उत्पन्न हो गया? एक m द्रव्यमान की बॉल को जब अपन ने v वेग से फेंका तो उसमें संवेग p उत्पन्न हो गया दोस्तों। आई बात आपको समझ में? तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? mv होगा दोस्तों। जब भी संवेग की बात आए ना और ऑप्शन में कहीं पे अगर आपको p बराबर mv दिया हुआ हो तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? mv होगा। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये प्रश्नों को सॉल्व किया ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों,
ठीक है, देखना वीडियो को अच्छे से एक बार। अगली क्लास में और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाकर लेके आऊंगा दोस्तों। सभी अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे भाइयों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।